सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब वेल्डिंग के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। जो आपका यूपीसीटी, स्लाइट, आईपीयू लीट या यहाँ पे एसएससी जेई या यहाँ विशेष तौर पे मैं बात करूँ तो यूपीआरबी यूएनएल का जो एग्ज़ाम हो रहा है सबके लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर देना और वीडियो पे एक लाइक कर देना, ठीक है ना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने वेल्डिंग के 3-4 लेक्चर ले रखे हैं और यहाँ पे सीट मेटल वर्क का और यहाँ पे बढ़ईगिरी का भी मैंने यहाँ पे लेक्चर ले रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम इस अभी मतलब कि वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मतलब कि बिना किसी देरी के। तो आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन समझते हैं कि जनरली यूज्ड फ्यूल गैस इन गैस वेल्डिंग, यानी कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन है। ईंधन गैस कौन सी होती है? इथाइन, हीलियम, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब कि कमेंट अगर जानते हैं तो इस कमेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, गैस वेल्डिंग में जो आपकी ईंधन यूज होती है वो ईंधन यूज होती है कौन सी? तो आपकी इथाइन। देखिए, अब इथाइन आईपीएसी नाम है किसका? तो एसिटिलीन गैस का, ठीक है ना, C2H2 का, ठीक है। तो C2H2 का आईपीएसी नाम होता है कौन सा? इथाइन। तो इथाइन गैस ही गैस वेल्डिंग में हमेशा यूज होती है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत से बच्चे मेरे को ये कमेंट कर रहे थे कि सर जो आपका आंसर है ना, आंसर भी मेरे को मतलब कि पीडीएफ में मेंशन कर दीजिए। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मतलब कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है सब मैं लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर भी बता दिया गया है कि एसिटिलीन त्रिबंध युक्त हाइड्रोकार्बन है, इसका आईपीएसी नाम इथाइन होता है। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस व ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर को मैरून कलर और ऑक्सीजन गैस को काले रंग से पेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। मैंने बहुत ही पहले मतलब कि पीडीएफ में बता दिया था पिछले वाले लेक्चर के माध्यम से, ठीक है ना, कि एसिटिलीन गैस को किस कलर से और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को किस कलर से पेंट किया जाता है, ठीक है ना। इन दोनों गैसों के द्वारा फ्लेम बनाया जाता है और गैसों के अनुपात के आधार पर यह निम्न प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की। आपकी जो फ्लेम होती है 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? जो आपका पहला आता है न्यूट्रल फ्लेम, सेकंड कार्बोनाइजिंग फ्लेम और थर्ड आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है ना। तो ये भी सारे यहाँ पे क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो सेशन को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था वेल्डिंग का एग्जाम्पल है? आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। तो देखिए, ठोस अवस्था वेल्डिंग का एग्जाम्पल कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा? तो फोर्स वेल्डिंग। अब देखिए, फोर्स वेल्डिंग क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए फोर्स का मतलब क्या होता है? तो पीटना। और आप किस चीज़ में पीटेंगे? तो किसी भी सॉलिड स्टेट के मटेरियल पे या मेटल पे आप प्रहार करेंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो फोर्स वेल्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कि ठोस वेल्डिंग के अंतर्गत कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, ऑपरेशन आती है। तो सबसे पहला आपका आता है फ्रिक्शन वेल्डिंग, ठीक है। दूसरा आता है फोर्स वेल्डिंग, तीसरा आता है विस्फोटक वेल्डिंग और चौथा जो आपका आता है वो आता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन? तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, एसएससी जेई या यूपीआरबी यूएनएल के एग्जाम में या मतलब कि बजाज स्टील वाले एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि यूपीसीटी, बीटेक लेटरल एंट्री के लिए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए मतलब कि उपयोगी सेशन है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यानी कि निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रम में अक्षयी इलेक्ट्रोड यानी कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है? लेजर वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग या नॉन मतलब कि लॉन बीम वेल्डिंग, ठीक है, आयन बीम वेल्डिंग। तो देखिए अगर हम बात करेंगे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का, ठीक है, इलेक्ट्रोड के बारे में, तो ये आपका यूज होता है किसमें? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, यानी कि टीआईजी वेल्डिंग में। अब देख लेते हैं कि टीआईजी वेल्डिंग होती क्या है। मैंने पहले से ही बता दिया है कि टीआईजी वेल्डिंग क्या होती है और एमआईजी वेल्डिंग क्या होती है, ठीक है ना। बहुत पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। और यहाँ पे टीआईजी वेल्डिंग का रेशियो कितना कितना होता है, ठीक है ना, सारी चीज़ मैंने डिटेल से बताया हुआ है। लेक्चर को जरूर अटेंड करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 89 नंबर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन? इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज्ड, यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग में दाब मुक्त होता है। कब होता है? जस्ट एट टाइम ऑफ पासिंग द करेंट, यानी कि करंट ठीक गुजरते टाइम या आफ्टर
कंप्लेशन ऑफ करेंट, यानी करेंट के पूरा हो जाने के बाद, या आफ्टर द वेल्ड कोल्ड्स, या ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड। तो देखिए प्रतिरोध वेल्डिंग में यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर आपका कब रिलीज होता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा कब, कि ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड, यानी कि जब यहाँ पे हीटिंग पीरियड होगा उसी टाइम हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। बहुत यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, ठीक है ना। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फिल्म। तो देखिए 3 टाइप की फिल्म होती है, कौन कौन सी, तो न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग, और यहाँ पे एक और मैंने फिल्म के बारे में बात किया था, ठीक है ना, जो कि आपके 3 टाइप की मैंने बताया था कि एक होती है न्यूट्रल फिल्म, दूसरा कार्बोनाइजिंग फिल्म, और तीसरा ऑक्सीडाइजिंग फिल्म। और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत पहले से मैंने बता रखा है, ठीक है ना। चलिए तो अभी मैंने यहाँ पे अभी आपको बताना है क्या कि मतलब कि एसिटिलीन रेशियो यहाँ पे बताना है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन रेशियो ऑक्सीडाइजिंग फिल्म में कितना कितना होता है। तो देखिए क्या क्या आपका आंसर दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन 1:1, 1.2:1, 1.5:1, यानी कि 2:1, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका एसिटिलीन का जो रेशियो होता है ऑक्सीडाइजिंग फिल्म में वो आपका कितना हो जाता है, तो वो आपका बन जाता है यहाँ पे 1.5:1, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे कुछ इसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे तीनों चीज़ के बारे में बता दिया है कि ऑक्सीडाइजिंग में कब होता है, कार्बोनाइजिंग में कब होता है, और न्यूट्रल फिल्म में रेशियो कितना होता है। यहाँ पे मतलब कि आप PDF के माध्यम से भी मतलब कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। बहुत इस सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर TIG वेल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड, यानी कि TIG वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड हीलियम, आर्गन एंड नियॉन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए TIG वेल्डिंग में हमारी जो गैस यूज होती है वो कौन सी गैस यूज होती है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, आर्गन और यहाँ पे हीलियम, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है कि TIG वेल्डिंग यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में आर्गन और हीलियम गैस का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज अ पूल ऑफ मोल्टेन मेटल यूज्ड, यानी कि किस प्रकार के वेल्डन में पिघली हुई धातु के कुंड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वैद्युत धातुमल, यानी कि इलेक्ट्रोस्लैग या संबस्ट आर्क वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग। तो आपको बताना है कि किस वेल्डिंग में क्या किया जाता है, पिघली हुई धातु के कुंड को यूज किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि पुल ऑफ मोल्टन मेटल, पुल ऑफ मोल्टन मेटल का किस मतलब कि वेल्डिंग में यूज किया जाता है, तो आपको यहाँ पे संबर्ज आर्क वेल्डिंग में। तो संबर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होती है, यानी पूरा इसका जो इलेक्ट्रोड होता है मतलब कि डूब जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि संबर्ज आर्क वेल्डिंग होती क्या है। तो देखिए संबर्ज आर्क वेल्डिंग में धातु कुंड का मतलब कि यूज किया जाता है, और ये जो संबर्ज का अर्थ होता है मतलब होता है डूबा हुआ, यानी कि संबर्ज आर्क वेल्डिंग में आर्क जो आपका होता है पूरी तरह से वेल्डिंग के फ्लक्स में डूबा हुआ रहता है। आर्क कापर कोटेड इलेक्ट्रोड और बेस मेटल से बनाई जाती है। आर्क वेल्ड मेटल, वेल्ड पुल और वेल्डिंग बीड पूरी तरह से फ्लक्स में ढकी होने के कारण स्पैटरिंग बिल्कुल समाप्त हो जाती है। सामान्यतः इस विधि का उपयोग हम फ्लैट पोजीशन में वेल्ड करने के लिए करते हैं, परंतु इसके द्वारा पाइप और फिलेट भी सफलतापूर्वक जोड़े जा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इस यूज का जो हम TIG वेल्डिंग के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना, संबर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में बता रहे थे कि पाइप और फिलेट को भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं आसानी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ कापर, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट या ACSR कंडक्टर, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि आर्क वेल्डिंग में मतलब कि आर्क हीटिंग में किस इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं। तो देखिए 93 नंबर का आंसर कौन सा बनेगा, तो कापर का। इसमें जो आपका आर्क वेल्डिंग में, आर्क हीटिंग वेल्डिंग में जो आपका इलेक्ट्रोड यूज होगा वो कापर के हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आर्क जो आपका हीटिंग के लिए इलेक्ट्रोड कापर के बनाए जाते हैं। कापर एक अलॉय धातु, अलॉय का मतलब कि नॉन मेटल, ठीक है ना।
जो कि लोहा का नहीं होता है। और यहाँ पे कॉपर धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों का बहुत ही अच्छा तरीके से कंडक्टर होता है, ठीक है ना, गुड कंडक्टर होता है। और यह धातु तन्य होती है, तन्य का मतलब कि टेंसाइल, और अच्छी तरह से मतलब इसमें जो पूरी जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी तगड़ी होती है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ही चीज़ें यहाँ पे याद करने के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन द केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम। अभी मैंने बताया कि न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो कितना हो जाता है। तो यहाँ पे 94 के यहाँ पे कौन सा आंसर बनेगा, तो बन जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 1:1 का रेशियो बन जाता है, ठीक है। तीनों गैस का आपको याद रखना है किसका किसका रेशियो हो जाता है, न्यूट्रल फ्लेम का, कार्बोनाइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, कि बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि द प्री हीटिंग ऑफ पार्ट्स टू बी वेल्डेड एंड स्लो कूलिंग ऑफ वेल्डेड स्ट्रक्चर विल लीड टू रिडक्शन इन, यानी कि जिस भाग को वेल्ड करना हो उसे प्री हीटिंग का मतलब कि पूर्व तापित करना होता है, ठीक है। वेल्ड की गई संरचना को धीरे धीरे ठंडा करना कम होने की वजह क्या है, ठीक है, कारण आपसे पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन यूपीआरबी यूनियल के जेई में यहाँ पे 2014 में पूछ चुका है। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं उसके नीचे यहाँ पे मतलब कि किस एग्जाम में आया हुआ है और यहाँ पे उसका सन यहाँ पे डेट लिख चुका है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितने यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, तो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण आपसे पूछ रहा है, तो रेजिडुअल स्ट्रेस एंड इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, या क्रैकिंग एंड इनकम्प्लीट फ्यूजन, क्रैकिंग एंड रेजिडुअल स्ट्रेस, क्रैकिंग एंड अंडरफिल। तो देखिए जिस भाग को हम वेल्ड करते हैं उसके टाइम प्री हीटिंग और यहाँ पे वेल्ड की उस संरचना को धीरे धीरे ठंडा होने का वजह क्या होता है, तो उसका वजह एक ही होता है। वो वजह ये होता है कि आपका यहाँ पे अवशेष प्रतिबल और जितने भी अपूर्ण टाइप के छेदन होते हैं, ठीक है, तो रेजिडुअल स्ट्रेस और यहाँ पे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन की वजह से वो क्या हो जाता है, तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सॉलिड अवस्था जोड़ लगाया जाता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं कि चार ऑप्शन क्या है, कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पाट वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, संबर्ट आर्क वेल्डिंग। तो देखिए, तो जितने भी यहाँ पे आपकी प्रोसेस दी गई है तो सॉलिड स्टेट जॉइंट के बारे में बोल रहा है। तो सॉलिड कब होती है, तो अभी मैंने बताया था उसमें फ्रिक्शन भी आया था, चार तरीके से मैंने बताया था कौन कौन सी, तो मैंने बता दिया था, ठीक है ना, फ्रिक्शन भी उसमें आती है। चलिए मैंने बताया था फोर्स, विस्फोटक, घर्षण, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक के बारे में बताया था, जो कि यहाँ पे ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट वेल्ड जॉइंट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है देख लेते हैं, कि द टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज्ड फॉर कार बॉडीज, यानी कि कार की बॉडी के लिए कौन सी वेल्डिंग हम करते हैं, ठीक है ना। यानी कार की बॉडी को ज्वाइन करने के लिए हम किस वेल्डिंग का यूज करते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, नन ऑफ दिस। तो हम कौन सी वेल्डिंग का यूज करते हैं, तो गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी कार की बॉडी टूट फूट गई है तो उसे हम ज्वाइन करने के लिए हम गैस वेल्डिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, कि कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग, यानी गैस वेल्डिंग में कौन मतलब प्रयोग होने वाली ज्वाला यानी कि फ्लेम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि गैस वेल्डिंग में मतलब कि न्यूट्रल फ्लेम यूज होती है। तो 98 का यहाँ पे कौन सा आंसर बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए बन सकता है, ठीक है ना। जो कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यहाँ पे मतलब कि रेशियो कितना होता है, तो अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम है तो दोनों का यहाँ पे रेशियो सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टेन मेटल इन पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल्स, यानी कि किस प्रकार की वेल्डिंग में धातुओं को जोड़ने के लिए पिघली हुई धातु को उड़ेल दिया जाता है, तो ये आज आपका आ जाता है थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है ना। तो थर्मिट वेल्डिंग में बड़े से बड़े मतलब कि धातुओं को मेटल को हमें ज्वाइन कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि द गैस यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग आर हीलियम एंड नियॉन, आर्गन एंड हीलियम, ओजोन एंड नियॉन, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम किस गैस का यूज करते हैं, तो अभी मैंने बताया था कुछ मतलब कि सेम यही सवाल था, ठीक है ना। तो सेम यही सवाल था, उसमें मैंने बताया था कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम आर्गन और यहाँ पे नियॉन मतलब हीलियम गैस को हम यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए
अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ चुका हूँ, ठीक है ना। सारे के सारे देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड जेई के पेपर में आया है, ठीक है ना, पेपर सेकंड में। वेल्डिंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी बट वेल्ड इन थिकर स्टील प्लेट इस, यानी कि मोटी स्टील प्लेट को में उच्च गुणवत्ता के बट वेल्ड को उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त होने वाली वेल्डिंग है। कौन सी? रेजिस्टेंस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, सबवर्ट आर्क वेल्डिंग। देखिए मोटी स्टील को यहाँ पे जोड़ना होता है, तो अभी मैंने बताया ना कि मोटी हो या बड़ी हो, किसी भी टाइप यहाँ पे मतलब कि वो हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो सबवर्ट आर्क वेल्डिंग का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि इन गैस वेल्डिंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ब्रास, ब्रोंज एंड गोल्ड। यानी गैस वेल्डिंग में निम्न तरह की ज्वालाएं ब्रास, ब्रोंज और सोने को वेल्ड करने के लिए यूज होती है, प्रयुक्त होती है। कौन सी फ्लेम? न्यूट्रल फ्लेम, रेड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग या बोथ न्यूट्रल एंड रेड्यूसिंग। तो हम अभी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो आपको सभी के जुबान में आ गया होगा कि आप इसका जो होगा, अगर हम किसी भी ब्रास, ब्रोंज और सोने के जब वेल्ड करेंगे तो उसमें हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग रेल्स एंड हैवी पाइप्स ईटीसी। यानी कि निम्नलिखित प्रकार की वेल्डिंग को रेल की पटरी और भारी पाइपों आदि को जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाती है। लेजर बीम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। तो देखिए अगर हम किसी भी चीज़ को मतलब कि बड़े से बड़े कठोर, मतलब कि अगर हम मटेरियल को, मेटल को जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हम उसमें हम किस चीज़ का करेंगे, तो थर्मिट वेल्डिंग का हम यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज रेगुलेटेड बाय चेंजिंग द इनपुट सप्लाई, प्राइमरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इलेक्ट्रिक प्रतिरोध वेल्डिंग में अपेक्षित करंट की मात्रा इसमें से परिवर्तन द्वारा नियमित होता है। किसके परिवर्तन द्वारा नियमित होता है, यही आपको बताना है। तो 104 का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो प्राइमरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर का प्राथमिक घुमाव के द्वारा ये मतलब कि संपन्न हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन इन गैस वेल्डिंग मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर्स एट, यहाँ पे इनर कोन, आउटर कोन, नेक्स्ट इनर कोन, टिप ऑफ द फ्लेम। तो आपको बताना है कि गैस वेल्डिंग में अधिकतम फ्लेम की टेम्परेचर कहाँ पे अधिक होती है, यानी कि फ्लेम की टेम्परेचर कहाँ पे अधिक होती है, यही आपको 105 वाले क्वेश्चन में बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो इनर कोन में, ठीक है ना। तो इनर कोन या यहाँ पे भीतरी कोन, इनर कोन बोलेंगे या भीतरी कोन बोलेंगे, जिसका यहाँ पे टेम्परेचर होता है 35, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ओके अब देखिए एक चीज़ और आपको बताते हैं यहाँ पे, और इसके यहाँ पे इनर कोन का तो मैंने बात बता दिया, और यहाँ पे मध्य कोन का मतलब यहाँ पे मिडिल कोन के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ का टेम्परेचर होता है 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहरी कोन का टेम्परेचर होता है सबसे मतलब कि मिडिल में, जो कि आपका 2400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर पूछे कि गैस वेल्डिंग में सबसे अधिक टेम्परेचर किस कोन पर होता है, तो बाहरी कोन बताएंगे, जिसका टेम्परेचर होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 3 टाइप की ज्वाला होती है, जो कि न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोनाइजिंग। तो तीनों टाइप की ज्वाला का यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, तो न्यूट्रल का हो जाता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का हो जाता है आपका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे कार्बोनाइजिंग का हो जाता है आपका 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री को जाना जाता है, तो उसे हम फ्लक्स जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं, टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग, मैनुअल आर्क वेल्डिंग या सबवर्ट आर्क वेल्डिंग। तो देखिए मैं ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब कई बार पूछा जा चुका है, मैंने अभी वीडियो में 2-4 यहाँ पे इसी क्वेश्चन को रिपीट मैंने कर दिया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट के जुबान पर होना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि यहाँ पे टीआईजी वेल्डिंग में मतलब कि कौन सी मतलब कि हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर बने कौन सा, तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टीआईजी वेल्डिंग में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि द इलेक्ट्रोड, देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट।
द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑपरेट्स विथ लो करंट हाई वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज, लो करंट लो वोल्टेज, हाई करंट हाई वोल्टेज। तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है वो कौन सी होती है, तो किस चीज़ पे प्रवाहित होती है, चलती है, तो आपका यहाँ पे बन सकता है कौन सा, तो देखिए इसका बनेगा हाई करेंट लो वोल्टेज। कौन सा बनेगा, हाई करंट लो वोल्टेज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे वोल्टेज के बारे में बता देते हैं कि करंट के बारे में बता देते हैं कि कितना कितना करंट होता है और कितना वोल्टेज होता है। तो देखिए जब हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो 300 से लेकर के 600 एम्पियर की करंट बहेगी और यहाँ पे उसका वोल्टेज होगा 6 से लेकर के 10 वोल्ट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि फ्लक्स आर यूज्ड इन वेल्डिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल एंड द सर्फेसेस टू बी जॉइंट फॉर्म। यानी कि वेल्डिंग में गालकों का प्रयोग गलित धातु को बचाने के लिए किया जाता है। इसके सतह को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ा जाता है, ऑक्सीडेशन, कार्बोनाइजिंग, अनइक्वल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्टॉर्शन एंड वार्पिंग। तो इसका ऑक्सीडेशन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रेशर इज अप्लाइड, फिलर मेटल इज अप्लाइड, बोथ प्रेशर एंड फिलर मेटल आर अप्लाइड, नाइदर प्रेशर नार फिलर मेटल इज अप्लाइड। तो देखिए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन सा चीज़ अप्लाई किया जाता है, तो 110 का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो फिलर मेटल इज अप्लाइड, ठीक है ना। क्योंकि फिलर धातु का हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि जनरली यूज फ्यूल गैस इन गैस वेल्डिंग। तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि गैस वेल्डिंग में कौन से हम गैस का यूज करते हैं, तो एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं, ठीक है ना, C2H2 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर जनरेटेड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3500 डिग्री सेंटीमीटर, यानी कि 3500 डिग्री सेंटीमीटर, 5500, 8000, 1000। तो आपको बताना है कि आर्क वेल्डिंग में कितना टेम्परेचर हम यूज करते हैं, तो हम 5500 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगला वीडियो जो आएगा 113 से आगे के क्वेश्चन को आएगा, ठीक है ना, जो कि आपका वेल्डिंग से रिलेटेड ही होगा। जब तक वेल्डिंग को हम अच्छे तरीके से ख़त्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो चैनल पर बने रहिएगा और हमेशा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में यहाँ पे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे यहाँ पे नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।